हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो तो हम ये वीडियो में कवर करेंगे कि नवगुरुकुल का जो लर्निंग राउंड होता है वो अ, किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है सजल और शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से टाइप के हैं? पैटर्न्स, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। पैटर्न क्या होते हैं? सभी को पैटर्न से क्या समझ में आ रहा है? पैटर्न का मतलब क्रम। हिंदी में अगर हम उनको बोले तो उनको हम क्रम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। पैटर्न्स कैसे दिख सकते हैं? देखो, एक ऐसा ही है पैटर्न। हम क्वेश्चन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसमें सब विजिबल है कि इसमें दो दो का डिफरेंस है। ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है। पैटर्न को फाइंड आउट करने का सबसे इजी वे हो सकता है, मतलब सबसे सरल तरीका यही हो सकता है कि हम पैटर्न को कैसे समझें कि उसमें क्या बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब क्या क्रम बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। किनका डिफरेंस? किसी दो नंबर्स का। मान लो 4 और 2 के बीच में कितना गैप है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे 4 - 2। हमने किया, हमें पता चल गया 2। फिर हमने फिर हमने क्या किया, 6 से 4 को माइनस किया, वो पता चल गया, वो भी 2 आया। फिर 8 से 6 को माइनस किया, वो भी 2 आया। फिर 10 से 8 को माइनस किया, वो भी 2 आया। ठीक है। ऐसे ही हमें अगला नंबर अगर पता करना है क्या आएगा 10 के बाद, तो जाहिर सी बात है, अगर दो दो का सब में अंतर है तो हम क्या करेंगे, 10 में 2 ऐड करके देंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 10 में हमने 2 ऐड किया तो 12 आया। इसी तरीके से पैटर्न्स डिफरेंस हम निकालेंगे तो किसी पैटर्न्स में हो सकता है समान अंतर आए, किसी में क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। जैसे ये पैटर्न हम देखते हैं। ये पैटर्न में क्या है, सबसे पहले है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 12, फिर 17। हमने 3 - 2 करके देखा। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखा, 1 आया। फिर 5 और 3 का डिफरेंस देखा, 2 आया। फिर 8 और 5 का डिफरेंस देखा, वो कितना आया, 3 आया। फिर हमने 12 और 8 का डिफरेंस देखा, वो 4 आया। ऐसे ही करके हमने सारा डिफरेंस जब निकाला तो हमें पता चला कि इनका जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? एक एक से बढ़ता जा रहा है। कितने से बढ़ रहा है? एक एक से। ठीक है। हमें 17 के बाद क्या नंबर आएगा वो कैसे पता लगेगा? हमने 17 में 6 प्लस किया और हमें वो अगला नंबर मिल गया। ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो सकता है, मतलब घटते क्रम में क्या हो सकता है? इसी पैटर्न को आप उल्टा थोड़ा एज्यूम करो कि ऐसे लिखा है 17, 12, 8। इसको उल्टा पढ़ो तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे इनका जो डिफरेंस है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ कुछ पैटर्न्स क्या है, वो स्क्वायर पैटर्न शो करते हैं, स्क्वायर का क्रम। जैसे स्क्वायर क्या होते हैं, जिनको हम वर्ग बोलते हैं हिंदी में। तो 25 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 होगा। 49 का क्या होगा? 7 होगा। 64 का क्या होगा? 8 होगा। 81 का क्या होगा? 9 होगा। तो अगला नंबर क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर 9 का ये है तो अगला नंबर क्या होगा, वो 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 मतलब 100। ठीक है, अगला नंबर 100 आएगा। कुछ स्क्वायर हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, वो क्या शो करते हैं, क्यूब शो करते हैं। क्यूब को हम हिंदी में घन बोलते हैं। क्यूब क्यूब मतलब ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। 27 का जैसे 3 होगा। 64 का 4 होगा। 125 का 5 होगा। ऐसे 6 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा? 6 × 6 × 6 मतलब क्या होगा? 36 वन सेकेंड, लेट्स डू दैट। 6 × 6 × 6 क्या आएगा? 6 × 36। अब क्या आएगा? 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36, कैरी गया 3। 6 3 18, 18 3 21 आ जाएगा 216। अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर आएगा 216। ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है? सबसे पहले परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी का, तो अगर आपको वैल्यू दी गई है और उसका परसेंटेज निकालना है, मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि एक 200 नंबर का एग्जाम था और आपके 25% मार्क्स आए हैं, सॉरी, आपके उसमें से 60 मार्क्स आए हैं। ठीक है। कितने आए हैं? 60 नंबर। तो आप सॉरी 300, ऐसा समझो कि 300 नंबर का एग्जाम था आपका और आपके नंबर कितने आए हैं? 60। ठीक है। हम कैसे प्रतिशत निकालेंगे? उसका फॉर्मूला ये है कि जो गिवन वैल्यू है
जितना भाग मतलब जितने आपके आए हैं और टोटल जितने नंबर हैं उसको नीचे रखना है हमें और गुना कर देना है 100 से। तो इसको हम करके देखते हैं क्या आना चाहिए। देखो, हाँ, सो हमें दिया गया है जो 60 है वो हाउ मच परसेंटेज है किसका, 300 का। तो हम ऐसे करते हैं 60 जो भाग है अपॉन टोटल इंटू 100 करते हैं। ठीक है, जो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 3 टू जा 6, 20 मतलब कितना परसेंट आया, 20%। तो हमारा जो 60 है वो 300 का कितना प्रतिशत हुआ, 20% हुआ, 20% हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें प्रतिशत दिया गया है और कैलकुलेट करना है प्रतिशत, मान लो 25 मुझे पूछा गया है कि मुझे पूछा गया है कि जो 25% 200 का कितना हुआ। अगर हमें पूछा गया है कि 200 का 25% कितना हुआ, तो हम 25% ऑफ 200, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत हमेशा हम 100 से कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम अगर प्रतिशत लिखे, प्रतिशत, तो प्रति मतलब पर, शत मतलब 100, मतलब पर 100 कैलकुलेट करते हैं, 100 में से कैलकुलेट करते हैं। तो 25% हम किससे कैलकुलेट करते हैं, टोटल 100 से। तो हम जब परसेंट से नंबर में चेंज करना होगा तो हमें 25 मैंने लिखा जितना परसेंट वैल्यू दी गई है, और अपॉन में सीधे 100 आ जाएगा। जैसे ही परसेंट साइन हटाओगे आप, अपॉन में 100 आ जाएगा। और जो ऑफ है जिससे निकालना है उसको हम कर देंगे गुना। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बचा एक इधर, 25 को 2 से गुना करेंगे आएगा 50। मतलब क्या है कि 200 का 25% कितना हुआ, 50 हुआ। ठीक है, समझ आया सभी को, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्क एंड टाइम। अभी वर्क एंड टाइम क्या, इसका मतलब क्या, कार्य और समय, मतलब समय के साथ साथ कार्य हो रहा है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब एक दूसरे को देखते हुए हमें कार्य और समय को कैलकुलेट करना है। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे प्राइम एग्जांपल, कि अगर 24 वर्कर्स हैं कैन कंप्लीट अ रोड कंस्ट्रक्शन इन 360 मीटर्स रोड कंस्ट्रक्शन इन 15 डेज। तो सबसे पहले हम जो भी वैल्यूज दी गई है ना उनको हम लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे क्या बोला गया है, सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूं रोड मीटर में, ठीक है, और इधर वर्कर, ठीक है, और इधर क्या लिख देंगे हम, टाइम मतलब डेज, ठीक है, डेज टाइम, ठीक है। सो ठीक है, अभी करते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया है, 24 वर्कर्स हैं, 360 मीटर्स रोड है 15 डेज में। तो 24 वर्कर्स 360 मीटर रोड कितने डेज में करते हैं, कितनी डेज में, 15 डेज में। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे विल कंप्लीट 600 मीटर ऑफ रोड। अगर 30 वर्कर हो और 600 मीटर रोड बनाना हो तो कितने डेज लगेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, कितना, 600 मीटर रोड है और 30 वर्कर है, कितने डेज लगेंगे हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमें 14 डेज का वर्क पता है, कितना है, 360 मीटर, हम 1 डे का वर्क निकालते हैं। ठीक है, तो अभी वर्कर्स हमारे कांस्टेंट रखो, हमें निकालना कितना है कि 15 डेज में 360 मीटर, तो एक डे में कितना होगा, एक डे में कितना होगा, 360 अपॉन 15, ठीक है, 2 6 4 मतलब 24 आएगा। ठीक है, और हमारे वर्कर्स कांस्टेंट रहेंगे और डेज कितने हो जाएंगे, एक, क्योंकि 15 दिन में 360 मीटर था। अभी एक दिन में कितना आएगा, वो हो जाएगा 360 बटे 15, तो आ जाएगा 24। ठीक है, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें एक दिन का वर्क पता चल गया। अभी कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं मिलके, 24 वर्कर काम कर रहे हैं।
तो 24 वर्कर एक दिन में 24 मीटर रोड बना रहे हैं। तो अगर एक ही वर्कर हो हमारे पास तो कितना रोड बनाएगा? हो जाएगा 24/24, जो कि आएगा 1। तो मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो एक वर्कर है, 1 मीटर रोड एक वर्कर एक दिन में बना रहा है। हमें कितना बनाना है? हमें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 600 मीटर रोड 30 वर्कर हैं, कितने दिन में बनाएंगे, ये पता करना है हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि एक वर्कर एक दिन में 1 मीटर रोड बना रहा है। अभी वर्कर अगर 30 हो जाए तो रोड भी के मीटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर वर्कर यहाँ पे 30 हुए तो रोड कितनी कितनी मीटर बनेगी? 30 मीटर बनेगी एक दिन में। ठीक है, अभी रोड हमारे पास टोटल रोड कितना बनाना है हमें? 600 मीटर। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम एक एक दिन में 30 मीटर बना रहे हैं तो 600 मीटर कितने दिन में बनाएंगे? वो हो जाएगा 600 बटे में 30, जीरो से जीरो गया, 3 दूनी 6, मतलब कितना दिन लगेगा हमें? 20 दिन लगेगा। तो हम इसको पूरा कट करके थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ साफ लिख देते हैं। कि अगर हमारे पास 600 मीटर रोड है और हमारे पास 30 वर्कर है तो कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। ठीक है, समझ आया सभी को? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 20 डेज। ठीक है, अभी हम लीनियर इक्वेशन पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं रेखीय समीकरण हिंदी में। ठीक है, दो वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल को अचर बोलते हैं, तो दो अचर रेखीय समीकरण, इस पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये दो हमारे समीकरण हैं, इनको सॉल्व करने के दो तरीके अभी के लिए, आपके इस टेस्ट को पास करने के लिए ये दो ही तरीके काफी है अगर आप सीख ले। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। अब ये दोनों क्या होते हैं मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। पहली इक्वेशन है हमारी x+10y इक्वल्स टू, सॉरी, x+y इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन है 2x+y इक्वल्स टू 14। चलो समझते हैं। तो पहले हमारी क्या है? x+y इक्वल्स टू 10 और दूसरी है 2x+y इक्वल्स टू 14। 2x+y इक्वल्स टू 14, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। चलो, सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है सर? देखो, हम क्या करेंगे, x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और वो वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे करते हैं? जैसे पहली इक्वेशन उठाते हैं हम, x+y बराबर 10 है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 10 माइनस वाई, क्योंकि y इधर प्लस में था, इधर जाके y माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? 10 माइनस वाई। अभी जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। हम x की जगह पे 10 माइनस वाई रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। 10 माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, अभी 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा ये 20 माइनस 2y बराबर 14, 14। ठीक है, अभी ये माइनस का 2y इधर है और 20 इधर है। हम नंबर्स और वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, तो वेरिएबल हम लेफ्ट साइड रखेंगे, नंबर्स को राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू 14 माइनस 20। ठीक है, 14 माइनस 20 कितना आया? 6 आया। ठीक है, 2y कितना आया? ये 2y था, माइनस का 2y, और इधर भी माइनस ही आएगा क्योंकि 20 है वो बड़ा है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y इक्वल्स टू 6/2, दैट इज 3। सो y की वैल्यू क्या आई? 3 आई। अभी y की वैल्यू आपको 3 मिल गई, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था? 10 था। हम y की जगह पे 3 रख दे, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 10। अभी क्या आएगा? x इक्वल्स टू 10 माइनस 3, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस, तो x इक्वल्स टू क्या आया?
7। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, सो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो अब हम सीखेंगे कि हम ओके हम क्या करेंगे, अभी ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम इक्वेशंस में बदलेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश 2 आम और 3 सेब 50 में खरीदता है, सुरेश 1 आम 4 सेब 40 में खरीदता है, तो बताइए एक आम और सेब की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम वर्ड प्रॉब्लम में लिखते हैं। चलो, सबसे पहले तो एक आम की कीमत को हम मान ले रहे हैं, मैंगो को हम एक्स मान ले रहे हैं और एप्पल को हम वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो रमेश क्या करता है, 2 आम मतलब 2x प्लस 3 एप्पल कितने में खरीदता है, 50 रुपए में, 50 में ही खरीदता है। हाँ, ठीक है, और सुरेश 1 आम और 4 सेब, 1 आम और 4 सेब कितने में खरीदता है, 40 रुपए में। ठीक है, हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम देख रहे हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 से गुना कर दें, तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक सेकंड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दे रहे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 50, एंड सेकेंड वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x हो जाएगा प्लस 8y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो इधर पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल, 8y से 3y गया, 5y इक्वल्स टू कितना आएगा, 80 से 50 गया, 30। अब y इक्वल्स टू क्या आया, y इक्वल्स टू आया 30 अपॉन में 5, 6, मतलब सेब की कीमत कितनी आई, 6। अब हमें y की वैल्यू पता है, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहाँ से, x प्लस 4y इक्वल्स टू 40, इसमें हम x y की जगह पे रख देते हैं 6 इक्वल्स टू 40। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आ जाएगा 24, 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, 40 माइनस 24, दैट विल बी 16। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16, मतलब मैंगो की कीमत कितनी है, 16 एंड एप्पल की 6। ओके, दैट्स इट, इतना ही था इस वीडियो में। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुश और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, मतलब फायदा या नुकसान। और प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है फायदा या नुकसान। और फायदा और नुकसान कब होता है, जब हम लोग कोई चीज बेचते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं, तभी हम लोग का कोई फायदा या नुकसान होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्यूब है मेरे पास। ये क्यूब जैसे हम खरीदे हैं इसे 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में, और इसे बेच दिए हैं 200 रुपीज़ में। अगर ये क्यूब को 150 रुपीज़ में खरीदे हैं और इसे बेच रहे हैं 200 रुपीज़ में, तो इसे फायदा हुआ या नुकसान। अब ये पता कैसे करते हैं कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो 150 रुपीज़ मेरा खरीद दाम है, ठीक है, खरीदे थे हम, और इसे बेचे थे हम लोग 200 रुपये में। तो बेचने का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए खरीद से, तो वो हम लोग का फायदा होता है। 150 रुपीज़ में हम लोग खरीदे थे, 200 रुपीज़ में इसे बेच दिए थे, तो बेचने का प्राइस 200 है, मतलब खरीदने से ज़्यादा है, और ज़्यादा है मतलब वो फायदा हुआ है। अब इसको उल्टा करते हैं, 150 रुपीज़ में ये खरीदे थे और 100 रुपीज़ में बेच दिए, ठीक है, 150 में खरीदे और 100 रुपीज़ में बेच दिए, मतलब बेचने का प्राइस खरीदने से कम है, और कम है इसका मतलब वो लॉस है, मीन्स नुकसान हो रहा है हम लोग का। तो बस इसी को कैलकुलेट करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे कि फायदा निकालते कैसे हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। जैसे अगर एक और एग्जांपल ले, तो मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, और उस बॉल को आपने खरीदा 20 रुपये में, और उसे आपने किसी को बेच दिया 50 रुपये में। तो बेचने का प्राइस ज़्यादा था खरीदने से, तो फायदा हुआ इसमें। बेचने का प्राइस जैसे ही ज़्यादा होगा वो फायदा होगा।
अगर आप उसी बॉल को 20 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए तो बेचने का प्राइस खरीदने से कम था, और कम था तो उसका मतलब वो नुकसान हो रहा है आपका। तो आप इसे सॉल्व करने सीखते हैं, कैसे सॉल्व होता है। लेट मी शो यू माय स्क्रीन दिखाते हैं। ये है स्क्रीन, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा या नुकसान। इसमें दो चीज होता है, बेचने का प्राइस और खरीदने का प्राइस। एक होता है सीपी, मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितना में हम लोग खरीदे हैं, खरीदने का प्राइस, खरीदने का प्राइस। और दूसरा होता है एसपी, जिसे पूरा नाम में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मीन्स बेचने का प्राइस। अब अगर बेचने का प्राइस, जैसे हम बताए थे कि मेरा कोई भी चीज अगर 150 रुपए खरीदा रहा है और 200 रुपए में बेच रहा है, जाहिर सी बात है बेचने का प्राइस ज्यादा है। अगर एसपी बेचने का प्राइस अगर ज्यादा हो जाए सीपी से, तो वो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा, फायदा होगा इसमें। एग्जाम्पल में अगर बोले तो बेचने का प्राइस मेरा 200 रुपए था और खरीदने का था 150 रुपए में। कोई भी चीज अगर 150 रुपए में खरीद रहे और 200 रुपए में बेच रहे, तो वो क्या होगा, फायदा होगा। मीन्स सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से तो वो फायदा होता है। अब निकालते कैसे, फिर मेरा कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ वो निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको करने के लिए जो बड़ा रहता है प्राइस उसको छोटे वाले से माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150, वो हो जाएगा 50 रुपीज, 50 रुपए का फायदा हुआ। अगर 150 रुपए में कोई भी चीज को खरीद रहा है और 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसका मतलब वो फायदा हो रहा है और 50 रुपए का फायदा हो रहा है। 200 में 150 माइनस कर देंगे तो 50 रुपए का फायदा हो रहा है। अब दूसरा होता है लॉस। नुकसान कब होता है, जब खरीदने का प्राइस ज्यादा हो जाए। मान लेते खरीदने का प्राइस मेरा 150 रुपए है और 100 रुपए में ही बेच दिए। जैसे 150 रुपए में कोई भी, जैसे ये क्यूब है, 150 रुपए में खरीदे और 100 रुपए में बेच दिए, दैट मीन्स कि नुकसान हुआ है, 50 रुपए का नुकसान हो गया मेरे पास। तो अगर खरीदने का प्राइस ज्यादा हो जाए बेचने वाले प्राइस से, अगर 150 रुपए में खरीदे थे और 100 रुपए में ही बेच दिए, तो क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी, जो बड़ा होगा। 150 माइनस 100, दैट मीन्स 50 रुपीज, मतलब 50 रुपए का नुकसान हो गया। बस यही इजी सा टॉपिक था ये, प्रॉफिट और लॉस। कितने में खरीदे, कितने में बेचे, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब कुछ सीखने के प्रोसेस को ही प्रॉफिट लॉस का प्रोसेस होता है। तो दैट्स द थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So hello everyone, my name is Ankush and today we are going to learn about simple interest. तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। अचानक से आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है और आपके पास वो पैसे अभी है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप या तो कर्ज लोगे या फिर एज अ लोन किसी से मांगोगे। और जब वो लोन लेते हो और उस पैसे को यूज करते हो, तो कुछ साल के बाद आप उन्हें वापस उतने ही पैसे नहीं देते हो जितना आप लिए थे, आप उन्हें वापस कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अचानक से आपको किसी से 2,000 रुपए लोन लेना पड़ता है और 2,000 रुपए लोन लेते हो, तो 1 या 2 साल के बाद, कुछ सालों के बाद उन्हें आप 2,000 से कुछ ज्यादा पैसे देते हो, मान लेते हैं 2,200 देते हो। तो ये 200 रुपए जो है, ये 200 रुपए एज अ रेंट देना पड़ता है उन्हें, कि आपने उस टाइम उस पैसे को यूज किए, तो ये जो 200 रुपए है वो उन्हें एक तरह से रेंट देना पड़ता है। और यही रेंट हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, एक तरह से ब्याज, हिंदी में ब्याज बोलते हैं। तो इस ब्याज को देना और इस सिंपल तरीके से, एक सिंपल तरीके से इस ब्याज को, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और अगर एग्जांपल ले तो आप कुछ पैसे ले रहे हो, जैसे 50,000, बैंक के पास जा रहे हो और बैंक से आप बोल रहे हो कि 50,000 रुपए मुझे चाहिए एज अ लोन। और बैंक वाला आपको क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हम लोन तो दे देंगे, लेकिन कुछ परसेंट, जैसे 5%, हर साल आपका 5% वो पैसे बढ़ते जाएंगे।
और आपको वो पैसे देने भी होंगे। ये 5% हर साल, आप जितने भी साल में दो, 4 साल 5 साल, वो बोला कि हर साल मेरा 5% उसमें इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना रुपए हमको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जितना मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और इस सब को कैलकुलेट करना है। एक्स्ट्रा देने को इंटरेस्ट बोलते हैं और इन सब को कैलकुलेट अगर करना है, 50,000 रुपए लिए, 5% बोला गया और 4 साल के लिए मानते हैं, तो इन सब से अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये था लॉजिक। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन कैसा होता है, लेट मी शो यू माई स्क्रीन। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, अब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं P इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब P क्या होता है, P होता है हम लोग का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब कितना अमाउंट हम लोग लिए, स्टार्टिंग से हम लोग कितना अमाउंट लिए हैं, या फिर कर्ज के रूप में हम लोग कितना अमाउंट उससे लिए थे स्टार्टिंग में। बैंक में हम बोले थे 50,000। एक नॉर्मल सा एग्जांपल इजी वाला लेते हैं, जैसे 2,000, 2,000 रुपए किसी से उधार लिया, फिर कर्ज लिए, उधार नहीं, एक तरह से लोन कर्ज लिए हम लोग। रेट में बोला गया कि हर साल आपका 2,000 का 5% बढ़ते जाएगा। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है और रेट का मतलब होता है कि हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना बढ़ते जाएगा। टाइम होता है ईयर्स में, कितने साल में आपका वो पैसा वापस करेंगे आप। तो मान लेते हैं 4 ईयर्स। अब कैलकुलेट करने के लिए एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल मेरा 2,000, रेट 5, टाइम 4 ईयर्स और डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या आ गया, 20 इंटू 5 इंटू 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 इंटू 5 100 हो जाएगा और 100 इंटू 4 400 हो जाएगा। टोटल एसआई मतलब अगर हम 2,000 रुपए किसी से कर्ज ले रहे हैं और वो बोला है कि हर साल 5% बढ़ते जाएगा और टाइम दिया गया था 4 साल, तो इसका एसआई अगर निकाले, सिंपल इंटरेस्ट निकाले कि 4 साल के बाद मुझे कितना एक्स्ट्रा देना होगा, तो वो एक्स्ट्रा मनी है हम लोग का 400। तो टोटल 2,000 रुपए लिए थे और 400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट अगर पूछ दे कि टोटल अमाउंट मेरा कितना देना होगा, तो 2,000 रुपए तो देने ही होंगे जितना पहले हम लिए थे, और अब 400 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा एज अ इंटरेस्ट, एज अ रेंट, या फिर एक तरह से थैंक यू भी बोल सकते हैं कि उस टाइम उसने मेरी मदद की 2,000 रुपए में, तो एक तरह से थैंक यू 400 रुपए एक्स्ट्रा ले लो कि उस टाइम मेरे इमरजेंसी के टाइम पे उसने मेरी मदद की थी। ये टोटल हो गए 2,400 रुपए, 2,400 रुपीज। एक और एग्जाम्पल अगर देखना है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग बोले कि प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 4,000, 4,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी, प्रिंसिपल 4,000 है, रेट 10% इस बार लेते हैं कि हर साल मेरा 10% बढ़ेगा और टाइम बोला गया है 3 ईयर्स। तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही फिर से P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और डिवाइड बाय 100। इसका आंसर आएगा 4,000 मल्टीप्लाई रेट 10 और 3 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम और नीचे 100 से डिवाइड, 0 से 0 0 कट जाएंगे। 40 मल्टीप्लाई 10 जो हो जाएगा 400, फिर मल्टीप्लाई 3, 400 मल्टीप्लाई 3 1200। दैट मीन्स अगर 4,000 रुपए किसी से भी हम कर्ज लिए, लोन लिए, और रेट में बोला गया था कि 10% हर साल बढ़ेगा और टाइम दिया गया था 3 साल, 3 साल हमको चाहिए 4,000 रुपए वापस करने के लिए, इस पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा 1,200 रुपए। 4,000 अगर रुपए ले रहे हैं तो 3 साल के बाद मुझे 1,200 रुपए और देने होंगे एज अ रेंट, एज अ थैंक यू, कुछ भी आप मान लो। क्योंकि इमरजेंसी में 4,000 रुपए मदद किए तो 1,200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने होंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा,
टोटल अमाउंट 4000 प्लस 1200 जो हो जाएगा 5200। टोटल अमाउंट मुझे 5200 देने होंगे। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। तो बस ये बेसिक सा चीज़ था SI। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।